वेलकम टू वन अकेडमी। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब सही होंगे। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में क्रैक यूपीएससी सीएससी आप इस समय जुड़ चुके हैं सुहेल तुर्की के साथ, और आज हम सोशल इशू और ऑलरेडी हम लोग मिडाइवल मध्यकालीन की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं काफ़ी सारी मिडाइवल हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और जिसमें मैंने उनके आर्ट एंड कल्चर प्लस मिडाइवल हिस्ट्री के ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि क्या उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी रिगार्डिंग रेवेन्यू को लेके, उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। एंड आज हम बात करेंगे कि किस तरीके की पॉलिसीज इनकी होती थी टुवर्ड्स दूसरे स्टेट की ओर, जब ये लोग रूल किया करते थे मिडाइवल टाइम पे। फॉर यूपीएससी मिडाइवल हिस्ट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो दिल्ली सल्तनत से पूछे जाते हैं, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो मुगल एम्पायर से पूछे जाते हैं, और विजयनगर एम्पायर। तो इनके जो प्रश्न जो बनते हैं वो ज़्यादातर इनकी पॉलिसीज, रिलीजन पॉलिसी कैसी थी, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी, इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कैसी थी, मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर। सो आज उसी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। बिफोर आई शुड स्टार्ट माई क्लास, यदि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, अभी मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो 1 PM होती हैं, जहाँ पे मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप सुहेल तुर्की टाइप करेंगे और आपको प्रोफाइल दिख जाएगा। और 7 बजे मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस लेता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेंटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान प्लस स्ट्रक्चर्ड वीडियो मटेरियल्स, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको आप प्लस कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के लिए जो दिक्कत आती है वो नहीं होगी। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हर एक की क्लास मिलेगी। और द मेन इम्पोर्टेंट की गाइडेंस, सर किस तरीके की गाइडेंस की बात हो रही है, तो मेनली हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक आंसर राइटिंग उनके टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मैं चाहूँगा कि आज ही आप ज्वाइन कर लें, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सुहेल तुर्की के नाम से है। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, और आप यूज़ कर सकते हैं कोड, जो कि अप्लाई कोड एंड यूज़ दिस कोड सुहेल SUHAIL सुहेल 10, जहाँ पे आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, और मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कर सकते हैं कि इन कोर्सेज के साथ साथ आपकी स्पेशल क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आज का टॉपिक। और हाँ, जो भी क्लासेस होंगी वो दोनों लैंग्वेज में होंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी। इस पूरी क्लास का मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ग्रुप यूपीएससी मेंटर ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको दोनों में PDF और जो कि पहले की क्लासेस भी हुई हैं उनका मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे आज मुगल फॉरेन पॉलिसी, यानी मुगलों की विदेशी नीति किस तरीके से थी। आप सब जानते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड भी करते थे। इनकी ट्रेड के साथ साथ आप सब जानते हैं कि जब ये इंडिया की ओर आते हैं तो इंडिया में ऑलरेडी एक सेटअप बना था जिसको हम बिजनेस कहते हैं। तो इन्होंने उस बिजनेस को सेटअप करने के बाद दे डिसाइडेड दैट हम लोगों को फ्लोर करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, दूसरे देशों के साथ हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग सम लाइक न्यू पॉलिसीज। इन्होंने नई नई नीतियां बनाई। रिलीजन के तौर पे भी देखें तो आपको बहुत ज्यादा पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज भी बनाई, रिलीजन पॉलिसीज भी। खासकर अकबर के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अकबर के टाइम पे ये पॉलिसीज बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन इसमें सिर्फ अकबर का ही नाम नहीं आता। अगर आप बाकी के भी रूलर्स की बात करेंगे जो इंडिया के ऊपर रूल करके गए, उन्होंने भी ये पॉलिसीज, आई होप आप आज हम इनकी फॉरेन पॉलिसीज पढ़ेंगे, इन जनरल फॉरेन पॉलिसीज पढ़ेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके की पॉलिसीज ये अपनाया करते थे। सबसे पहले मुगलों की विदेशी नीति, यानी कि मुगलों की जो पॉलिसी हुआ करती थी टुवर्ड्स दूसरे स्टेट्स की ओर या दूसरे कंट्रीज की ओर, किस तरीके से होती थी। और हाँ, अगर आप इसको ब्रीफली इस चैप्टर को देखेंगे भी
तो आप क्लास 7 की एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं, जहां पे आप लोग मुगल्स टाइम के बारे में पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो रीड द क्लास 12th एनसीईआरटी, जहां पे ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप मुगल पीरियड के बारे में बात करते हैं। सो मुगल काल में एशिया में तीन बड़ी इस्लामिक शक्तियां थी। एशिया हैड थ्री मेजर इस्लामिक पावर ड्यूरिंग द मुगल, यानी मुगलों का जब टाइम चल रहा था तो उस समय एशिया में तीन और जगह पे इस्लामिक रूल चल रहा था। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक रूल था तो ये भी मुस्लिम थे, तो इनके लिए पॉलिसीज बनाना, पॉलिसी क्रिएट करना इजी था। सो उसमें से सबसे पहला नाम आता है ओटोमन एम्पायर। आप सब जानते हैं कि ओटोमन साम्राज्य जो था वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, विच वॉज एज फार एज द यूरोप एंड द मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द इंडिया। यानी ओटोमन साम्राज्य जो है यूरोप तक फैला था और भारत से सबसे ज्यादा दूर था। तो इसलिए शायद दूर था तो शायद उनका रूल हो नहीं पाया। द सेकंड जो थी, जिनका उस समय रूल चलता था जब मुगल रूल यहाँ पे था, उनको कहा जाता है शफाई। एंड शफाई जो ईरान की थे और मध्य एशिया में भी केंद्रित थे। द सेकंड शफाई विच वाज सेंटर्ड इन ईरान एंड द सेंट्रल इंडिया। और ये पर्शियन के हैं, तो इसलिए ये वर्ड आपको देखने को मिलता है। अलोंग विद जो उज्बेक्स उज्बेक्स जिसे कहा जाता है, वे द क्लोज नेबर्स ऑफ द मुगल्स, और उज्बेक जो है वो इनके क्लोज नेबर्स है। अब आप खुद समझ लीजिए, जब मुगल रूल चल रहा था तो तीन इस्लामिक पावर ऑलरेडी रूल कर रहे थे, तो इजी था इन लोगों के लिए कि ये इंडिया से अपना माल, अपना ट्रेड, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सारी चीजों को बना पाते, क्योंकि एक रिलेशन जो रिलीजन रिलेशन बन रहा था, जो रिलीजन के ऊपर ये बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि इनको लगता था कि शायद इस्लाम के तौर पे ये लोग दुनिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। सो मुगलों का जो क्रेडिट जाता है, जो इनको इतना सब कुछ मिला, उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन यही है कि उस समय सर भारत के अंदर प्लस यूरोप के अंदर प्लस दूसरे राज्यों के अंदर भी मुसलमानों का रूल था, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं इस्लामिक पावर था। अब यहाँ पे अगर आप नीति देखेंगे तो वो इस्लामिक बेस्ड आपको देखने को मिलेगी। हम सबसे पहले बात करते हैं कि मुगलों के द्वारा जो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एट दैट टाइम वाज रिलेटेड टू दीज थ्री ग्रेट पावर। ये तीनों पावर इकट्ठे हुआ करते थे, नेमली उज्बेक अंपायर ऑफ द सेंट्रल एशिया, फिर शफाई किंगडम ऑफ पर्शिया, यानी कि हो गए दो, एंड ओटोमाइन ऑफ टर्की। अब तीन मुल्क ले लीजिए, उज्बेक, उसके बाद आप ले लीजिए पर्शिया, और उसके बाद ले लीजिए तुर्की। तीन जब ये मुल्क मिल जाएंगे और फिर इनके साथ मुगल मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि एक एक जो नीति बनी होगी, फॉरेन पॉलिसी जो बनी होगी, उसमें हमें यही सारी चीजें देखने को मिली होंगी। और आप देखेंगे तो मुगलों का मूल्य स्थान जो था वो मध्य एशिया में ही था। द रूट ऑफ द मुगल्स वॉज इन द सेंट्रल एशिया, एशिया के अंदर। सो उसके बाद ही वॉज थ्रोन आउट बाय द उज्बेक्स। जो मुगलों का मूल्य स्थान था वो मध्य एशिया में था, उनको उज्बेक द्वारा जो है बाहर निकाल दिया गया था, तो इनकी आपस में नहीं बनती थी। उज्बेक जो थे दे वर सुन्नी मुस्लिम्स, वो सुन्नी मुस्लिम थे। अब सुन्नी जो थे तो मीन्स अगर आपने देखा होगा तो मुसलमानों के दो रूट निकलते हैं, एक सुन्नी एक शिया। तो सैयद रूल ऑफ पर्शिया वाज ए शिया। अब यहाँ पे सैयद रूल जो है पर्शिया के अंदर जो था वो शिया थे, एंड कंसीडर हिमसेल्फ द सुप्रीम एंड ट्रू ऑफ द प्रॉफिट। वो अपने आप को ये मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी ये उनके साथ ज्यादा रिलेटेड है। तो अगर इनका डिस्प्यूट हम देखें तो इनके खुद के डिस्प्यूट रिलीजियस डिस्प्यूट थे, आपस में ही ये लड़ रहे थे। एंड द मुस्लिम रूल ऑफ टर्की क्लेम देमसेल्फ टू बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। लेकिन टर्की वाले कहते थे कि अगर कोई सच्चा है और सही मुस्लिम्स हैं कोई, और अगर कोई खलीफा बन सकता है, आपने सुना होगा टर्की के अंदर जब एक मूवमेंट चली थी और इंडिया के अंदर भी हुई थी, दैट वाज अ खिलाफत मूवमेंट। तो ये खिलाफत के ऊपर बिलीव कर, ये कहते थे कि अगर कोई रूल कर सकता है मुसलमानों के ऊपर तो वो टर्की है, क्योंकि इनका रियल जो लीनेज है वो सही है। एंड दे वे सुन्नी मुस्लिम, ये भी सुन्नी थे। अब दो साइड से सुन्नी, एक साइड से शिया है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो रिलेशन वेयर गुड, नॉर्मली अगर देखें तो रिलेशन ठीक थी, सामान्य संबंध थे अच्छे, और हम ये कह सकते हैं कॉरियर एंड ट्रेड कल्चरल भी इनके साथ है। लेकिन बीच बीच में इन लोगों की लड़ाइयां होती रहती थी। अब ये लड़ाइयां उज्बेक का, या फिर आप ले लें प्रशिया की, या ले यहाँ पे टर्की की, और मुगलों की तो होती होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगा कि अगर हम लोग एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना लें, एक अच्छी नीति हम बना लें, तो शायद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसी नीति के बारे में आज बात करिए। तो बैकग्राउंड है कि क्यों नीति बनाने की जरूरत पड़ी। और मुगल साम्राज्य के समय, उस समय यूरोप के अंदर
और एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर और कौन कौन सी जो है बहुत बड़े अंपायर हुआ करते थे। तो ये याद रखिएगा, कभी जब आप मुगल्स अंपायर की बात करते हैं तो हो सकता पूछा जाए कि मुगल्स टाइम पे जब इंडिया पे रूल हो रहा था तो मुगल किन के साथ और जो कंट्रीज थी और जो बाकी के देश थे वहां पे किन का रूल चल रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाना चाहता था मुगल एम्पायर फॉरेन पॉलिसी। तो पहली चीज हमें ये पता चलती है कि विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा करने के लिए उनको ये लगा कि हमें पहले से ही अपनी पॉलिसी तैयार कर लेनी चाहिए। पॉलिसी तैयार करेंगे तो इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो मुगलों को रूल करने का मौका बहुत अच्छा मिल जाएगा। So protecting India from foreign invasion was the main motive behind that for to make a foreign policy। मुगलों ने इसलिए बनाई थी कि उनको खुद को खतरा था। उनको लगता था कि कोई ना कोई आके उनके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि वो खुद भी इंडिया के अंदर जब आए तो अटैक करके ही आए थे। उसके बाद दूसरी चीज ये था कि उज्बेक और तुर्क साम्राज्य जो थे के बीच की शक्तियों का सुल्तनत जो एक बैलेंस था वो बनाने को, क्योंकि लगता था कि अगर वो आपस में लड़ेंगे तो उनका अटैक भी डायरेक्टली हमारे पे आएगा, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन उज्बेक एंड द ओटोमन एम्पायर। इसलिए इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बना दी। तीसरा, टू इंक्रीज ट्रेड इन कॉमर्स विद अदर कंट्रीज। ये सबकी होती है फॉरेन पॉलिसी। अगर हम आज भी देखें तो हम फॉरेन पॉलिसी इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सके, यानी अन्य देशों के साथ व्यापार और उनके साथ एक अच्छी रिलेशन क्रिएट कर सके। याद रखिएगा कि आज भी हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। आज भी हमारा एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, रीजन उसका यही होता है कि क्या हो रहा है यूरोप के अंदर, क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारी कंट्री डेवलप होगी, किस तरीके से हम अपने रिलेशन कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजनली किस तरीके से दूसरे देशों के साथ सही कर सकते हैं। सो मुगलों के समय जो हुआ, क्या हम मान सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट अभी 21 सेंचुरी में भी देखने को मिलता है? तो हमें लगता है ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, बट इट शोज दैट इन द ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर दे वेर मच कंसिडर्ड अबाउट देयर फॉरेन पॉलिसी। एक और चीज आपको पता चलेगी कि फॉरेन पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ज्यादातर अगर फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें तो इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी टू, ज्यादातर मध्य एशिया में अपनी ज्यादा वो भूमिका रखना चाहते थे, टू कंकर हिज नेटिव लैंड इन द सेंट्रल एशिया, यानी कि एक्सपैंड करना चाहते थे। उसके लिए भी इनको फॉरेन पॉलिसी चाहिए थी। लास्टली अगर आप देखेंगे तो अफगान, यस, टू टेस्ट द पावर ऑफ द अफगान ट्राइब। उस समय अफगान के जो ट्राइब हुआ करते थे, अफगान की जो जनजातियों की शक्तियां जांच करने के लिए, जो कि पंजाब और काबुल के बीच में उस समय हुआ करती थी, उनको टेस्ट करने के लिए इन्होंने फॉरेन पॉलिसी। तभी मैं कह रहा हूं कि फॉरेन, हर एक चीज का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि मुगल क्यों फॉरेन पॉलिसी के ऊपर दौड़ रहे थे। मेन रीजन ये था कि ये जो कंट्री थी जिस पे वो रूल कर रहे थे, इंडिया के ऊपर जो रूल कर रहे थे, वो उनकी अपनी कंट्री नहीं थी। सो उनको लगता था कि अगर हम लोगों ने बाहर के लोगों को कंट्रोल नहीं किया, अगर बाहर के लोगों को हमने पहले से बचा नहीं लिया, हमने अच्छी सी पॉलिसीज नहीं बनाई, तो भाई हमारी जो है हालात खराब हो जाएंगे, इसलिए हम फॉरेन पॉलिसी जो है पहले ही बना दें। ये था मेन मोटिव बिहाइंड मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी। अगली चीज अगर आप देखेंगे तो रीजन, अगर हम इसको ब्रीफली देखें, जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे ट्रांस ऑक्सियन, यानी कि द एरिया विच द ओमो, द्राय एंड ऑक्स रिवर फ्लो जहां से होती है, उसको हम जो है ट्रांस ऑक्सियन कहते हैं। आई होप आपने इसे पहले भी सुना हो। वो क्षेत्र जिसमें आमू दरिया और ऑक्सन नदी बहती है, और उसके बाद ये फ्लो होने के बाद बदखान, बाल्खी, बुखारा, समरकंद एक्स्ट्रा, ये उजेब अंपायर वाज अ प्लेन ऑफ डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया। उसके बाद उजेब जो था साम्राज्य, वो मध्य एशिया में रेगिस्तानी भूमि का एक मैदान था, यानी उनके पास ये सारी चीजें नहीं थी। अब देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि रिलेशन बिटवीन द थ्री पावर किस तरीके से डेवलप हुए। मैं प्रशिया की बात कर रहा हूं, मैं टर्की की बात कर रहा हूं, मैं उज्बेकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो इन एरियाज के अंदर अगर आप देखेंगे, इट वाज नॉर्थ ऑफ द प्रशिया एंड अफगानिस्तान, यानी कि ट्रांस ऑक्सियन जो एरिया है, यानी अगर मुगलों की हम बात कर लें तो मुगल साम्राज्य जो है, मुगल और जो उज्बेक्स थे, दोनों सुन्नी मुस्लिम थे, और फिर भी उनकी राजनीतिक जो हितों में टकराव हुआ करता था, यानी कि मुस्लिम थे फिर भी टकराव हो जाता था। और ये फारस और अफगानिस्तान के उत्तर में थे। इसकी पश्चिमी सीमा तुर्की साम्राज्य के साथ और दक्षिण पश्चिमी सीमा फारसी साम्राज्य के साथ हुआ थी।
तुर्की का काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, और आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही सेम एरियाज भी देखने को मिलेंगे। सो अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में भले ही अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, लेकिन बीच में ही मुस्लिम होने के नाते भी इनकी लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती थी। और रीज़न यही थे कि जो कुछ एरिया इनको देखने को मिलते थे, कोई कहता था कि ये एरिया मेरा होना चाहिए, कोई कहता था ये एरिया मेरा होना चाहिए। सो फॉर दैट दे डिसाइडेड टू लेट्स मेक अ गुड फॉरेन पॉलिसी, और इसीलिए इसको भौगोलिक क्षेत्रों का ट्रांसऑक्सियन जियोग्राफिकल एरिया कहा जाता है। प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये बहुत फ्री के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मेनली अगर अपनी बाबर की मातृभूमि फरगान थी, जिस बाबर ने यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत किया और फिर शुरुआत हुई यहाँ पे, ही लॉस्ट टू द उज़्बेक्स। ही लॉस्ट, वहां से हार के आया था वो उज़्बेक से हार गए, और फिर भारत की ओर जो है उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अपनी मातृभूमि को छोड़ने के बाद बाबर काबुल की ओर बढ़ गए। Uzbek had a friendly even after leaving his homeland. Babur marched towards the Kabul and captured the Kabul and Kandahar area, which he lost later on. बाद में वो हार जाता है वो भी। और अपनी मातृभूमि को छोड़ने का रीजन यही था कि बन नहीं रही थी आपस में। उसके बाद काबुल कंधार का कब्जा कर लिया उन्होंने। और उज़्बेक हैड ए फ्रेंडली रिलेशन विद तुर्की। उज़्बेक की जो तुर्की के साथ थी वो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडली रिलेशन होती थी, मातृभूमि संबंध थे। और फारस की सीमाओं के और बाबर का जो कंट्रोल हुआ, द बॉर्डर ऑफ द प्रशिया एंड द न्यूली क्रिएटेड किंगडम ऑफ बाबर वाज कनेक्टेड, और ये कनेक्ट हो गए। सो कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही है कि मुगलों और उज्बेकिस्तान की पहले रिलेशन अच्छी थी, फिर बाद में इनके साथ टर्की की अच्छी रिलेशन हो जाती है। और अगर आप देखेंगे तो प्रशिया वाज डिफीटेड बाय द टर्की। अब आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही टूट रहे हैं, बन रहे हैं। और द उज़्बेक हैड अ फ्रेंडली रिलेशन विद टर्की। उज़्बेक की अच्छी दोस्ती हुई टर्की। सो तीनों के बीच में कभी एक का दोस्त एक बन जाता था। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द पावर, इनकी बीच में लड़ाइयों को कम करने के लिए मुगलों ने एक फॉरेन पॉलिसी तैयार की कि यार जो आप हर दिन लड़ते हो, क्यों लड़ रहे हो? लेट्स हैव अ गुड रिलेशन, हम ट्रेड कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ रखते हैं। बाबर लीनिंग टुवर्ड्स द प्रशिया, और बाबर थोड़ा सा प्रशिया की ओर जुड़ते हैं और सोचते हैं कि बाबर फारस की ओर झुक गए। हालांकि फरगान और समरकंद एरिया जो है वो पर कब्जा करने के बाद बाबर का प्रयास जो है वो विफल रहा, और बाबर ने कंधार पर कब्जा कर लिया और फारस को बहुत विरोध होना पड़ा। एंड दे फेस लाइक उनका हालात बहुत ज्यादा उस समय खराब हो गए। सो ये शो करता है कि अ, किस तरीके से मुगल साम्राज्य ने अपनी शुरुआत की। अपने बाबर ने कोई इंडिया के अंदर आके नहीं किया, पहले ही वो लड़ रहा था। कभी फरगान का एरिया हार गया तो कभी फिर उसने रशिया के ऊपर जो है अटैक कर दिया, कभी उज़्बेक के साथ कर दिया। तो वो कोई जगह ढूंढ रहे थे जहां पे वो लास्टली उनको वो जगह जो है वो भारत के अंदर मिली। अब आप देखिएगा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं, हुमायूं ने अपने ड्यूरिंग हिज वनडे जब वो इधर उधर भटक रहे थे, भटकने के दौरान जो है टूक ए रिफ्यूज, उसने जो अपना फारस के शाह के यहाँ शरण ली थी। एंड टेक अ रिफ्यूज विद शाह प्रशिया विच हेल्पेड हिम रेन इन इंडिया। फिर बाद में यही वजह हुई कि उसको भारत में फिर से मौका मिला रूल करने के लिए, बट वो जल्दी मर गया। उसके पीछे भी एक कारण था कि एक्सीडेंटली डेथ हो गई। उज़्बेक रूलर वांटेड अकबर टू हैव अ फ्रेंडशिप विद प्रशिया। उज़्बेक के जो रूलर थे, शासक थे, वो फारस के साथ अकबर की कहीं मतलब चाहते थे कि एक अच्छी दोस्ती हो जाए। दिस ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अकबर एंड ही पोलाइटली डिक्लाइन। उसने कहा नहीं, मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी है, आई एम गुड विद इंडिया, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, एंड डिक्लाइन हो गया। ड्यूरिंग द जहांगीर के समय में प्रशिया ने सीज कर दिया कंधार को एरिया। अब ये कंधार का एरिया इनका बाबर का था फ्रॉम द मुगल, एंड बगदाद फ्रॉम द तुर्क। सो ये लोग जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जहांगीर, उज़्बेक एंड तुर्क टुगेदर स्टार्टेड ए ट्रायंगुलर बैटल अगेंस्ट द प्रशिया। बोला कि हम लोगों का एरिया तुम खा गए, और ये मेरा वो एरिया है जो मेरे बाबर जी ने जो जीता था, उसको आप अटैक कर रहे हो। तो मिलकर फारस के खिलाफ जो है इन्होंने एक त्रिकोणीय लड़ाई शुरू कर दी। ये सहयोगी था कि इस तरीके का हुआ। सो इंटायरली जो आज हमें वर्ल्ड में देखने को मिलता है, जब हम ग्रेट पावर्स की बात करते हैं कि एक लड़ता है, दूसरा जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ना हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना हमारा कोई परमानेंट एनिमी है। तो ये सारी चीजें आपको मध्यकालीन में भी देखने को मिली, जब बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली देश आपस में इसी तरीके से रहते थे। सो इन सारी चीजों का हल एक ही था कि एक अच्छी सी फॉरेन पॉलिसी हो,
और वही फॉरेन पॉलिसी जब होगी तो डेफिनेटली जो है हम लोग एक अच्छा रूल क्रिएट कर पाएंगे, एक अच्छा संबंध बना पाएंगे, इसके ऊपर बात होती रही। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शाहजहां सेंट है, एक एक शाहजहां ने अपने समय में ही एक कैंपेन करने के लिए एक सर्वल लोगों को भेजा। शाहजहां ने बुखारा को उज्बेक से जीतने के लिए कहीं अभियान करने के लिए बोला। ही सेड लाइक दैट, आपको जीतना ही जीतना है उज्बेक को, बट सफर्ड हेवीली एंड बुखारा वाज कैप्चर्ड बाय द प्रिंस औरंगजेब एट द बिगिनिंग ऑफ द कैंपेन। उनको पहले ही पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उज्बेक को कब्जे वाले क्षेत्र को फिर से कब्जा करने की कहीं प्रयास, मतलब अगर आप देखें, औरंगजेब मेड नो अटेम्प्ट टू रिकैप्चर द टेरिटरी occupied the Uzbek। उसने कहा कि मैं इंडिया को ही संभाल लूं, वही काफी है। He maintained a friendly relation with her. So there were frequently exchange of ambassador and gift from the both sides. During the Aurangzeb time, he thought maybe कि हमें अच्छी रिलेशन रखनी चाहिए, एक दूसरे से संबंध अपने रखने चाहिए। तो इनके अंदर भी हमें कोई प्रॉपरली फ्लो नहीं मिलता है। एक चाहता है कि दोस्ती हो, एक चाहता है कि नहीं लड़ाइयां हो, एक चाहता है कि नहीं। तो हम ये मानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, खासकर आज तो 21 सेंचुरी में तो होना बहुत जरूरी है। और विद इन नो टाइम चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना की रिपोर्ट जो आई कि क्या हम लोग ये मान लें कि ये हमारे साथ हैं, क्या हम लोग मान लें कि नहीं। तो हमने इसके ऊपर बात की। हमें लगा कि रशिया अब चाइना की तरफ जुड़ रहा है, बीच में चाइना रशिया कहता है कि हम इंडिया के दोस्त हैं। सो इन चीजों को देखते हुए पता चलता है कि ड्यूरिंग द मिडाइवल टाइम भी ऐसी चीजें हुई हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिलेशन बिटवीन द मुगल रूलर्स और प्रशिया के हैंग ऑन दिस सुपेरिटी ऑफ द कंधार। अगर आप देखेंगे मुगल शासकों और फारस के बीच में संबंध जो है कंधार की वजह से ही जो है हुआ करते थे। दे कनेक्टेड इंडिया टू द कंट्रीज ऑफ द पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। यही वो एरिया था जो इनको भारत के एशिया के देशों के साथ जोड़ता था। सो कंधार जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कंधार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था मुगलों के लिए, बिकॉज इसी से वो इजिली जो है इंडिया को इन्वेट कर सकते थे। सो कंधार ही एरिया पहले कैप्चर भी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन फ्रॉम प्रशिया पॉइंट ऑफ व्यू। प्रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट एरिया था। विद द ऑक्यूपेशन ऑफ कंधार इट वाज इजी टू मॉनिटर द अफगानिस्तान। अगर हम कंधार का एरिया पकड़ लेते तो अफगान के ऊपर, क्योंकि अफगान के ट्राइब जो है वो अटैक करते थे, बलोचिस एंड हाई हिल ट्राइब्स, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते थे। तो कंधार के एरिया के ऊपर लड़ाइयां होती रही और लास्टली पता चला कि मुगलों ने वो भी अपने हाथ से खो दिया। द रूट टू कंधार वॉज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट फॉर पिलग्रिम गो टू मक्का। मक्का जाने के लिए भी उस समय जो हज किया जाता था कंधार के एरिया से ही जाया था। तो कंधार के एरिया का बहुत ज्यादा मुगलों की रिलेशन विद पर्शिया क्यों रही, तो कंधार का एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो ये शो करता है कि अगर फारस के साथ देखें या फिर यहाँ पे जो ये रिलेशन जो है दैट इज उज्बेक के साथ मुगलों के कैसे संबंध थे, वो पता चला कि कभी खराब थे कभी अच्छे, लेकिन औरंगजेब के समय अच्छे हुए। मुगलों के फारस के साथ कैसे रिलेशन थे, तो उसमें पता चला कि एक एरिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एरिया के थ्रू सब कुछ होता है। इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो कंधार बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मर्चेंट जो है चाइना से मेडिटेरियन सी पोर्ट पे आते थे। कंधार का एक और भी है कि बहुत पावर कंसिडर्ड है प्रिस्टीज एंड फीलिंग। कंधार का एरिया जिसको मिल जाता था वो ये कहते थे कि ये शक्तिशाली है। बाबर कनकर्ड द कंधार बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ इंडिया। तो पहले ही कनकर्ड कर देता है और यहीं से उसने ये किया था स्टार्ट किया, अब जो है मैं रूल करूंगा पूरी देश के ऊपर। हुमायूं के समय ही रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द पर्शियन रूलर। उन्होंने प्रशिया से बहुत हेल्प ली थी हुमायूं, और डिफीटेड द हैंड ऑफ शेरशाह। आपको याद है शेरशाह से हार भी गए थे, फिर बाद में वापस भी वो आते हैं। तो इससे पता चलता है कि कंधार का और हिंदुस्तान का एक बहुत लंबा सा एक रिलेशन रहा है। और हुमायूं की मृत्यु के बाद ही फारस ने कंधार पर कब्जा कर लिया, कहा कि हुमायूं मर गए तो अब यह हमारा हो गया। तो ये शो करता है कि कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू थी उस समय कंधार की एरिया की। अकबर मेड नो अटेम्प्ट, अकबर ने कुछ नहीं किया कंधार अंटिल द उज्बेक पोजेड अ थ्रेट टू इट। जब उसको लगा कि नहीं उज्बेक जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, सो उस चीज को लेते हुए उन्होंने उज्बेक के ऊपर अटैक कर दिया, अटैक एट कंधार। उस समय के द गवर्नर ऑफ कंधार फेल टू रिसीव एनी असिस्टेंस फ्रॉम रशिया। उनको लगता था प्रशिया बचाने आ जाएगा मुगलों से हम लोगों को। तो गवर्नर ऑफ कंधार हैड हैंडेड ओवर द कंधार टू अकबर। बोला ये लो भाई मैं जा रहा हूँ। सो उसके बाद फिर से अकबर अकबर के हाथ से ये छूट जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, बाद में फिर से ये गायब हो जाएगा। जहांगीर एंड द प्रशियन जो रूलर थे वो एक्सचेंज करते थे, कुछ गिफ्ट्स भी, उनकी अच्छी रिलेशन थी। तो और फारस पर आसानी से पकड़ बना ली। राजकुमार जो उस समय खुर्रम हुआ करते थे,
का विद्रोह करना, जहांगीर ने कंधार को खो दिया। सो शाहजहां ने फिर से बहुत सारे स्टेप उठाए कि कंधार मेरा हो जाए, बट वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो फिर से वापस इस एरिया को ले ले। कंधार फारस के हाथों में रहा। कंधार अभियान ने मुगलों का शाही खजाने को बहुत नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि हर दिन लड़ाइयां, हर दिन कंधार, ये कंधार एरिया इतना इंपॉर्टेंट था कि हर कोई लड़ना चाहता था, हर कोई लड़ना चाहता था। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि वाकई में कि इनकी फॉरेन पॉलिसीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इससे ये पता चलता है कि वाकई में किसी भी देश की नीतियों के लिए किसी भी जगह पे हम लोग जब भी बात करते हैं, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मुगलों ने जिस तरीके से कंट्रोल किया, मुगलों ने जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसीज की बात की, आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में, और जब हम यूरोपियन लोगों के साथ अपनी बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आज भी हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसीज का कंसेप्ट आज 21 सेंचुरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि भाई आज भी यही खतरे सताए जा रहे हैं कि कौन सा देश किसके ऊपर अटैक करेगा, और ये मध्यकालीन से शुरू हुआ। सो यूपीएससी आपसे पूरे टॉपिक के बारे में पूछ सकता है कि क्यों फॉरेन पॉलिसीज, किस तरीके से कंधार के ऊपर जो है लड़ाई हुई, क्या क्या ऐसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्या रीजन था कि मुगल्स बहुत ज्यादा जो है पैसा खर्च कर रहे थे कंधार के एरिया पे, रशिया का क्या रोल था, उज्बेक का क्या रोल था, टर्की किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आज भी हमें ये देखने को मिलता है। सो इसको हम इंटायरली ये मानते हैं कि यस ऑफ कोर्स सर, दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन 21 सेंचुरी। हम इनसे ये सीख सकते हैं कि इंडिया नीड्स टू हैव अ ग्रेट फॉरेन पॉलिसी। आज भी हमें एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाने की जरूरत है, सो दैट कि हम अपने देश को किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, हम अब यूरोप में अपने आप को कैसे दिखा पाते हैं। ये हमें मध्यकालीन यानी कि मुगलों के टाइम पे देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट टॉपिक से आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, कुछ बेसिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। यदि अगर आप इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी मेंटोर का टेलीग्राम ग्रुप विद सुहेल तुर्की। वहां पे आपको इसकी हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाएगी। अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आज 1 बजे मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी, SUHAILTURKI तुर्की। आप सर्च कर सकते हैं प्रोफाइल। यदि अगर आप में किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन यूज माई कोड सुहेल SUHAIL सुहेल 10, जिसमें आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशल क्लासेस मेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी चल रही है। 7 बजे मेरी स्पेशल क्लासेस एंशियंट हिस्ट्री की जो है होती हैं स्पेशल क्लासेस में। उसके बाद यूपीएससी मेंटोर का एक चैनल है जो अंडर अन अकेडमी जो है वो मैं चला रहा हूँ, और उस पर मैं एनसीईआरटी की क्लासेस दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप उसमें भी जुड़ेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय, सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। बाय।